चलिए आज हम लोग आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करवाते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए और मेरे वीडियोस को प्रॉपर देखिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्ज से। पहले हम बात करेंगे परमाणु की, ठीक है। एटम से स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है? एटम, ठीक। ये आपका क्या है बच्चों? एटम है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये आपका नाभिक है, ठीक है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसके सेल्स में ये आपका क्या है? प्रोटॉन है, ये आपका न्यूट्रॉन, और ये आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होता है? सबसे भारी कण होता है, सबसे भारी कण। प्रोटॉन क्या होगा? इससे भारी कण होगा। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे हल्का, ठीक। अब बोरबरी ने बताया था, बोरबरी के अनुसार आपकी क्या होती है? KLNN। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो होंगे। दूसरी कक्षा में 8 होंगे, तीसरी में 18, तीसरी में 32। ठीक है। बोरबरी ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है सेल्स में? 2n² होती है। क्या होती है? 2n²। अब आप लोग को इतना पता होगा, इतना ज्ञान होगा, आप लोग इतने बुद्धिमान होंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, क्या होता है। अब देखिए, प्रोटॉन ये आउटर सेल, ये आपकी क्या होगी? K होगी, ये आपकी L होगी, ये आपकी M होगी, ये आपकी N होगी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं? ये करंट फ्लो होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं के कारण क्या होता है? करंट फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि ये आपका नाभिक है और इनके बीच में जो बल होता है, अंतरा अणु बल जो होता है, वो क्या होता है? कम होता है। इनके बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो क्या होता है? कम होता है। जिसके कारण क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो ये ऑर्बिट को छोड़ के चले जाता है, ठीक है। इसीलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन्हीं के कारण क्या होता है? कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, ठीक है। इतना पता होगा। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे लो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 इतना चार्ज होता है। हम कंसीडर कर रहे हैं कि बाकी नॉलेज आपको है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज से पहले आप लोग क्या बात करेंगे? हम कंडक्टर की, इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर। चलिए बात कर लेते हैं पहले कंडक्टर की। कंडक्टर क्या है?
कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। तो क्या इसमें करंट क्या होगी? आसानी से फ्लो, करंट कैन फ्लो इजली, कैन फ्लो इजली। इसमें करंट क्या होती है? आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, ये क्या होते हैं? लो कंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस होता है। इनमें क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। इनमें क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। इनमें क्या होता है? हाई कंडक्टेंस होता है। क्या होता है? हाई कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस वैल्यू डाउन, कंडक्टेंस की वैल्यू अपर। ये क्या होते हैं? ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा के सुचालक, ऊष्मा के सुचालक। ठीक, सारी धातुएं क्या है? कंडक्टर। सारी धातुएं क्या होती हैं? कंडक्टर होती हैं। ठीक है, और क्या पॉइंट है? ये आपका क्या हो गया? कंडक्शन बैंड। और ये आपका क्या हो गया? बैलेंस बैंड। ये आपका कंडक्शन बैंड और ये आपका बैलेंस बैंड। इनके बीच में जो गैप होता है उसको एनर्जी गैप बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैपिंग बिटवीन कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड। अच्छा, अब इनके एग्जाम्पल की बात करें कंडक्टर के, तो सबसे अच्छा कंडक्टर है आपका सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद है आपका गोल्ड, उसके बाद है एल्यूमिनियम। इसकी जो चालकता होती है 96% होती है। सिल्वर की जो चालकता होती है वो क्या होती है? 96% होती है। कॉपर की 90%, ठीक है। गोल्ड की 99% होती है। एल्यूमिनियम की 60%। और क्या होता है कंडक्टर में? आठवां पॉइंट, एक होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक, इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और जान लीजिए आप लोग, एक कंडक्टर में 10 की पावर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कोई आपका अच्छा कंडक्टर है तो उसमें कितना होगा? 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब आई थिंक कंडक्टर के ये पॉइंट्स हैं, ये आपको आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इनके एग्जाम्पल क्या है आपके? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन इनके उदाहरण हैं।
आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 4, या कह सकते हैं इनकी वैलेंसी भी कितनी होती है? संयोजकता 4। आपसे यही क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है। वैलेंसी क्या होती है? किसी भी पदार्थ के आउटर सेल, परमाणु के आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या को वैलेंसी बोलते हैं। तो इसके आउटर सेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये ओम्स के नियम को फॉलो नहीं करते। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं। ये आगे पॉइंट हो गया। इनको हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? बोलते हैं बच्चों एक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है। और क्या है? एनर्जी गैप इनका कितना होता है? एनर्जी गैप मैंने बताया आपको क्या होता है। इनका एनर्जी गैप क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। और इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों? निगेटिव होता है, नकारात्मक। और क्या है पॉइंट सेमीकंडक्टर्स के? हाँ, नॉर्मल कंडीशन पे पर ये इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर। ठीक है। और टेम्परेचर एंड डोपिंग, टेम्परेचर और डोपिंग से क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। और कंडक्टेंस आपका बढ़ेगा। कंडक्टेंस बढ़ेगा। और यही बात करें अगर हम इंसुलेटर की, कंडक्टर की, कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब अगर हम कंडक्टर को टेम्परेचर देंगे तो ये इंसुलेटर बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर्स के बारे में ये पॉइंट्स होंगे। इसी तरह अगर मैं इंसुलेटर को मैं बता दूं तो इंसुलेटर में क्या होगा? उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इंसुलेटर की बात करें, क्या होगा? कागज और लकड़ी, सूखी लकड़ी। ठीक। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और क्या है? एनर्जी गैप। इनका जो एनर्जी गैप होता है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा। जैसे समझ लीजिए ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया और ये आपका वैलेंस बैंड हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस बैंड में होते हैं। और ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया। तो इनको पार करके जब ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, ये आपका एनर्जी गैप होगा Eg।
इसकी वैल्यू क्या होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो एनर्जी गैप ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसको पार करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। ठीक है, इसलिए क्या है, ये कंडक्टर नहीं बन पाता। ठीक, और बाकी हमने क्या बताया आपको कि इनको अगर हम टेम्परेचर देंगे तो ये इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता है और कंडक्टर बढ़ता है। तो ये सब इंसुलेटर्स के बारे में भी हो गया। अब हम बात करेंगे चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज चार्ज को बोलते हैं आवेश। क्या कहना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर है, प्रवाह की दर को चार्ज कहते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह की दर को हम लोग चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उनकी संख्या को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने भी फ्लो होंगे, ठीक है, उनको हम लोग चार्ज कहते हैं। ठीक, तो चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, क्यू से। क्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको चार्ज कर देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उनको चार्ज करेंगे। ठीक, और क्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई टी होता है। ठीक है, ये भी होता है, क्यू इक्वल टू आई टी भी होता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी, कूलाम होगी। क्या होगी, कूलाम। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम, ठीक, तो एक कूलाम की वैल्यू अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रख दें, एन की वैल्यू 1 रख दें, तो एक कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कहेंगे तो क्या होना है। ठीक, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इफ 1 तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मतलब अगर यहाँ पे Q बराबर एन ही है, ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो एक कूलाम को कितने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूल। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, इतने मतलब एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन नहीं, एक कूलाम मतलब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक कूलाम जो होते हैं, एक कूलाम में कितने होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग Q बराबर क्या होगा, Q बराबर आई टी हो गया। ठीक है, तो I की वैल्यू अगर हम निकालें तो Q बाई टी होगा ना, तो यहाँ N हो गया, N बाई टी। ठीक है, तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे बेटा, यहाँ पे T कर दो। ठीक, यहाँ पे T की वैल्यू क्या होगी, 1 कर दो, एक सेकंड में, तो N हो जाएगा, T की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक सेकंड में किसी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं बेटा, 6.25 इंटू 10 की पावर इलेक्ट्रॉन इतने फ्लो होते हैं। तो ये चार्ज के बारे में जो धारणा है ये होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे करंट की। ठीक, करंट, देखिए करंट क्या है, आवेश, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को
क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। ठीक, यहां से यूनिट क्या लिखिए, कूलम पर सेकेंड। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर होती है। ठीक है, जो करंट की वैल्यू, करंट क्या होगा, आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा, और एक यूनिट हो जाएगी कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। ठीक है, अब देखिए आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी, ये नई चीज है। आई क्या है आपका, धारा है। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। वी डी क्या है, अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग वो वेग होता है जिससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मोशन करते हैं। ठीक है, एक क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, तो अगर हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होती है, एन ई ए वी डी। ठीक है, जो करंट की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करेगी, और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये हो, ये आपका करंट के बारे में हो गया। अब करंट तुमने पढ़ा दिया, करंट के कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तो इसके बाद आपका आता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ठीक है, ईएमएफ क्या है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन्स को मोशन प्रदान करता है। क्या कहेंगे, इट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है, इसकी यूनिट क्या करेगा, वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसकी जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान करता है। ठीक है, अब जैसे किसी हमने जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका धारा का दोस्त है। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका रेजिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे बेटा, आर से। ठीक है, ये क्या करता है, अपोज करता है करंट के फ्लो को, करंट के फ्लो को अपोज करता है। और जो करंट होती है बेटा, हमेशा याद रखना, जैसे मान लीजिए आपका ये है कंडक्टर, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं तो करंट आपकी कैसे फ्लो होगी, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। ठीक है, समझ में, क्लियर है। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या करता है, कंडक्टर में करंट के फ्लो को अपोज करता है। क्या करता है, कंडक्टर के में करंट के फ्लो को अपोज करता है, या कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा। ठीक है, और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या होती है, ओम होती है। ठीक, अब इसके बाद हम इसके कनेक्शन देखेंगे तो रेजिस्टेंस के दो कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज होता है। सीरीज में क्या होगा, दो रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिए, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो जाएगा। और अगर हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो जाएगा। तो इनका तो रेजिस्टेंस सीरीज का अगर निकाले तो RD इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, मान लीजिए अगर दोनों की वैल्यू क्या है, RR है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो अगर हम RT की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, और अगर यहाँ पे हम लोग मान लिया दोनों की वैल्यू RR है, दोनों पैरेलल कनेक्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। पैरेलल में करंट की वैल्यू, पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और सीरीज में क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो
कुछ और बातें बताते हैं। देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस के कुछ नियम है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे डिपेंड, जैसे मान लीजिए आपका कंडक्टर है और ये आपका सेमीकंडक्टर, हमने यहाँ पे दो ही लिए, ठीक है बेटा। अगर आप क्या करेंगे, कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी और चालकता कम हो जाएगी, मतलब ये इंसुलेटर बनने की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम सेमीकंडक्टर को टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अजुदिन क्या होगा बेटा, घट जाएगा, और कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टर बनने को कोशिश करेगा। दूसरा पॉइंट, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। मटेरियल समझ रहे हो ना, कि आप मेटल्स यूज कर रहे हो, लकड़ी यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, तो मटेरियल में क्या है, जैसे आपका इंसुलेटर होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे इंसुलेटर में बात करें, इंसुलेटर में तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, ठीक। और कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है। क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई 1। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं रो। क्या रखते हैं, रो। तो हो जाएगा R इक्वल टू रो L बाई 1, ठीक है। अगर यहाँ से हम रो क्या है, रो बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या प्रतिरोधकता, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से रो की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, रो A बाई L हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम इसकी यूनिट निकालें रो की तो क्या हो जाएगी, ओम मीटर। रो की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। क्लियर है। अच्छा देखो ध्यान दो, अगर कोई तार है, तार को अगर हम खींच के, ठीक, उसको एन टाइम्स लंबा कर दें, ठीक, तो जो रेजिस्टेंस क्या होगा, तार को खींचकर एन टाइम्स लंबा कर दें, एन टाइम्स बढ़ा दें, ठीक। जैसे कोई तार है उसको हमने खींच के लंबा कर दिया, ठीक, एन टाइम्स, ठीक। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस क्या था, वायर का आर था, अब हमने उसको खींच लिया तो जो नया रेजिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर हमने कंप्रेस कर दिया, ये खींचने की बात है, कंप्रेस में सुकोड़ दिया तो तब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सुकोड़ने के बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी आर बाई एन स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा आपका,
इसके बाद है आपका चलो चालकता के बारे में पढ़ लेते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये क्या है? प्रतिरोध का उल्टा है। ठीक, 1 बाई प्रतिरोध या कह सकते हैं 1 बाई आर कह सकते हैं, और इसकी यूनिट की बात करें तो महो होती है, और दूसरी क्या होती है? साइमन। ठीक, अच्छा अगर सीरीज में कनेक्टेड करें सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा? 1 बाई जी इक्वल टू 1/G1 प्लस 1/G2। अगर हम पहले में बात करें इनका कनेक्शन क्या हो जाएगा? तो G इक्वल टू G1 प्लस G2 हो जाएगा। अब एक होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सिग्मा से। ये क्या होता है? 1 बाई रो होता है, 1 बाई रो होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है? महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या बचा आपका? ओम का नियम। ठीक, चलिए ओम का नियम बता देते हैं। गौरव डिवाइस हो रहा है तुम्हारा? विकास समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा, अब हम बात करें ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बताया था? देखिए V बाई आई इक्वल टू आर। ये भी सही है, मतलब किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप और दाब को अगर हम स्थिर करें तो उसमें बहने वाली धारा तथा उसके सिरों पे लगने वाला विभवांतर का अनुपात क्या होता है? नियत होता है, या इसको कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू IR। अगर हम कहें I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये भी सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू GV। ये दोनों ओम्स लॉ है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये भी सही है। अगर कोई कहता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी सही है आपका। ठीक है, कान को आप ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा ओम्स लॉ किस पे डिपेंड किस पे लागू होता है? पैसिव कंपोनेंट्स पे। पैसिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स क्या होगा? रेजिस्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, और इंडक्टेंस हो गया। एक्टिव कंपोनेंट्स आपके क्या होंगे? आपके सेमीकंडक्टर्स। जितने भी आपके सेमीकंडक्टर्स हैं वो आपके क्या है? क्या है? एक्टिव कंपोनेंट से ओम्स फॉलो को नहीं करते, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये फॉलो करेंगे, ये फॉलो नहीं करेंगे। अब ये भी क्वेश्चन पूछाता है इनका कर्व क्या होता है? कर्व क्या होता है? रेखीय होता है। क्या होता है? रेखीय होगा, मतलब ये आपका ये वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट हो गया। ये V बाई आई इक्वल टू आर। ठीक है, ये ओम्स लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। अब क्या बचा आपका? हाँ, अब आपका बचा थर्मल कोफिशिएंट। थर्मल कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसको हम खत्म कर देंगे तभी जाएगा खाना। थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से, और इसकी वैल्यू होती है पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अरे वैल्यू क्या होती है बेटा, कुछ याद है? देखो ये तो RT इक्वल टू क्या होता है? R0 1 प्लस अल्फा टी होता है। ठीक, मतलब ये टेम्परेचर हमने दे दिया, टेम्परेचर देने पर रेजिस्टेंस और पहले जो रेजिस्टेंस था, ठीक, ये होता है।
अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, तो आर टी अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी। ठीक, तो अल्फा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन आर नॉट माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो अल्फा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी। दिस इज योर अल्फा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल लेगा प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रा क्या है, तो पर डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अच्छा, बहुत से पॉइंट्स हैं। ठीक, अब नया लेटेस्ट क्वेश्चन आपका स्टार डेल्टा कन्वर्जन पूछा गया है। स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आईटीआई में पूछा गया है स्टार डेल्टा कन्वर्जन, जो कि हमने क्या बताया था कि अब जो आईटीआई बीटेक वाले भी करने लगे, तो बीटेक पॉलिटेक्निक वाले भी आईटीआई कर रहे हैं, उनकी वैकेंसी निकल ले रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, आईटीआई भी कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें उठा के आईटीआई में भी क्वेश्चन वही पूछने लगे हैं। उनको क्या, जिनको क्वेश्चन पेपर बनाना है, उनको बुक उठा, उनको पता तो है नहीं सिलेबस क्या आईटीआई का, क्वेश्चन उठा के कैसे बना दिए। तो कई क्वेश्चन में स्टार डेल्टा का भी कन्वर्जन पूछा गया, मतलब रेजिस्टेंस को स्टार में कनेक्टेड और डेल्टा में, ये हम बता दे रहे हैं, समझ लो तुम लोग, इसके क्वेश्चन भी हम करवा देंगे। ठीक, ये आपका क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन मतलब 3 रेजिस्टेंस ऐसे लगा देंगे, ये आपका हो गया आर आर आर। ठीक, ये अब नेमिंग दे दो इसको, ये क्या हो गया, ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सी कर दो ये, तो यहां से लो तो ये हो जाएगा आर सी ए, क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां रेजिस्टेंस जो होगा आर सी ए। अब ये क्या हो जाएगा आर, अब यहाँ बी से सी ले लें तो बी सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से लेंगे तो आर ए बी। अब रेजिस्टेंस आपको डेल्टा में कनेक्टेड है, अब आपसे कहते हैं इसको स्टार में कनेक्ट करो। स्टार का कैसे बनता है, स्टार देखो ऐसे होता है, स्टार ये स्टार डेल्टा पढ़ा था नहीं 3 फेज में, पढ़ा था ना, वही चीज़ है, आर ए आर सी आर बी, मतलब इस कनेक्शन को तुमको इसमें कन्वर्ट करना है, और कहते हैं कि इस कनेक्शन को इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे। अब देखो डेल्टा टू स्टार अगर करेंगे, डेल्टा टू स्टार, समझ रहे हो, अगर इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसको इसमें कन्वर्ट करें तो ये आर ए होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने इसको करना है, ठीक, इसको करना है, ठीक है, ठीक, तो इससे कनेक्टेड कौन सी दो, ये दोनों रेजिस्टेंस है कनेक्टेड, यहाँ पे ए है ना, तो इससे कनेक्टेड कौन है, ये दोनों है ना, ये तो है नहीं, तो इनको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आर सी ए इंटू आर ए बी अपॉन, अब क्या करेंगे, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आर सी ए प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी। अब सिमिलरली अगर हमको, चलो हमको अगर आर सी की वैल्यू निकालनी है, तो आर सी से कौन से कनेक्टेड, ये सी पॉइंट हो गया, इससे कौन दे, ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा आर सी ए इंटू आर बी सी अपॉन, फिर तीनों जोड़ दो, आर ए बी प्लस आर सी ए प्लस आर बी सी। समझ में आया। इसी तरह अगर हमको इस आर बी की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करें, इससे कनेक्ट कौन है, ये दोनों है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर सबको जोड़ दिया उठा के। अब देखो स्टार से डेल्टा करना हो तो कैसे करेंगे, स्टार टू डेल्टा, मतलब आपको स्टार में दे दिया है, अब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला देखो अलग, अब जैसे हमको ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, हमको ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, अब देखो
इसको निकालना है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लगे, ठीक। तो ए, तो ये हो गया आर ए हो गया, क्या हो गया, हमको क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हमको इससे कनेक्टेड जो है डिस्टेंस ये लिए हमने, तो क्या हो जाएगा ए और बी। तो यहाँ पे क्या है, आर ए है और ये बी है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, आर ए प्लस आर बी, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या देंगे, आर ए आर बी अपॉन, अब जो बचा वाला है, जो बचा वाला है कौन सा बचा आपका, ये बचा आर सी बचा, इससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका निकल आएगा आर ए बी। अब देखो एक तरह और देखो, इसी तरह जैसे मान लो हमको आर सी ए निकालना है, ठीक है, हमको इससे, अब इसको कर रहे हैं ना, अभी इससे इसको किया था, अब इससे इसको कर रहे हैं ना, तो हमको आर सी ए निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए है और पॉइंट सी है, तो ए का क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा प्लस आर सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आर ए आर सी को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस आर ए आर सी अपॉन बचा कौन, आर बी, समझा। इसी तरह हम लोग ये कन्वर्जन करते हैं। ये आप लोगों के लिए टफ है, आईटीआई के लिए टफ है, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए टफ कनेक्शन हो गया, टफ आपके लिए एग्जाम हो गया, ये तो आपको सब आना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में और इसके टॉपिक रिलेटेड हम बताएंगे, ठीक है। अभी किरचॉफ लॉ वो सब बताना आपको, किरचॉफ लॉ बताना है, उसके बाद वोल्टेज सोर्स बताना है, करंट सोर्स बताना है, ये सब बताना है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए जो मैंने आपको बताया है, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। थैंक यू।